ओके, सो हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। सो हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, अलग अलग जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके अंडर फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से चेंज हुई है ओवर द टाइम, इस चीज को स्टडी करेंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है ये समझेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे है उसे हम समझेंगे। ज्यादातर जो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के टाइम के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा जो नेबरहुड कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, और जो सारे हमारे आसपास में आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं, बिम्स्टेक है, एशियान है, सार्क है, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक ही है, और आप कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी ट्रीटीज हुई है इन नेबरहुड कंट्रीज के साथ, इन्हें हम अच्छे से समझेंगे और सभी प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू भी समझेंगे कि क्या इसमें चेंज आया है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रोफेसर महेंद्र कुमार है, इनकी बुक है, बुक का नाम है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है। ये पहली चीज आपने याद रखनी है। जो लोग हिंदी में पढ़ते हो मैं हिंदी में भी साथ में बताऊंगा। बुक का नाम आपको ऐसे याद रखना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक का नाम यही है। बुक का नाम याद रखिएगा जी, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हुए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एज थॉट आउट कोर्स, सोचा समझा कोर्स ऑफ एक्शन है। एक खास तरीके का सोचा समझा एक्शन होता है किस चीज के लिए? जहां पे फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इन फॉरेन रिलेशंस एज डिक्टेटेड बाय आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो आपके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, उस नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जो भी आप एक्शन लेते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। सो पहला पॉइंट नोट डाउन करना है स्लाइड से, ये बुक का नाम। दूसरा इनकी डेफिनेशन, मैं आपको नोट्स भी बताता जाऊंगा कि क्या क्या लिखना है। उसके बाद यही इसमें और जोड़ देते हैं, ये कहते हैं कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसे डिटरमाइन कौन करता है ना, इन्फ्लुएंस कौन करता है, डिटरमाइन कौन करता है। तो ये कहता है कि तीन डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं, बनाते हैं। वो क्या है? वो जर्नल है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है। सो जर्नल में क्या क्या आ जाता है? सो जर्नल क्या है? तो जर्नल इंटरेस्ट क्या है जो शेप करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को? तो ये है कि जैसे अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखना। अभी अभी आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा था। तो ये एक जर्नल इंटरेस्ट है ना हमारा, कि हमें मेंटेन करके रखनी है सोवरेनिटी। ये ना हो कि चाइना वाले 2-2 किलोमीटर करके हमारे दिल्ली तक घुसाएं, है ना। इस चीज को, ये जर्नल इंटरेस्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनती है। इसके अलावा इंटरफेरेंस है ना। इंटरफेरेंस का मतलब, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए था वर्ड, इंटरडिपेंडेंस है यहाँ पे वर्ड। इसका मतलब ये है कि अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेटेड भी नहीं रखना है। ये भी ना हो कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, पूरे आसपास की कंट्री से आइसोलेटेड, अलग होके रह जाए, ऐसा नहीं है। हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जितना गेम में खेलोगे, है ना, जितना उतरोगे फील्ड में, उतने ज्यादा इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं, है ना। तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, इंटरडिपेंडेंसी होगी, तभी हम कुछ ना कुछ यहां से अचीव कर पाएंगे। तो ये भी जर्नल डिटर्मिनेंट में आता है, जो कि डिटरमाइन करता ही फॉरेन पॉलिसी होगी क्या। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये तो है ही कि नेशन का जो इंटरेस्ट है उसे प्रमोट करना, उसे प्रोटेक्ट करना, ये जर्नल में आता है। उसके बाद इंटरनल में क्या आता है? ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? आसपास में कितने देशों के साथ बाउंड्री लगती है, ऐसी सारी चीजें। आप कह सकते हैं कि साथ में इंडियन ओशन है वहां पे, है ना। इस तरीके से इस तरफ पाकिस्तान है, फिर चाइना है, उसके साथ हमें बॉर्डर शेयर करना पड़ता है। ओपन बॉर्डर्स है म्यांमार की तरफ। तो ये सारी चीजें, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या डिसाइड करती है कि कैसे आपको फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करना पड़ेगा। फिर पॉपुलेशन साइज है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, क्या वो जो पॉपुलेशन है उसका आप कह सकते हैं कि जो रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कल्चर है,
वैसे ही कास्ट क्रीड कल्चर वाले लोग दूसरे देश पाकिस्तान में रहते हैं या चाइना में रहते हैं या म्यांमार में रहते हैं, तो उस चीज को भी हमें आप कह सकते हैं कि इनटू अकाउंट लाना पड़ता है जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, कि ऐसा ना हो कि जो हमारे लोग हैं, कि मान लो हम हिंदू मेजोरिटी लोग हैं, तो कहीं दूसरे जो स्टेट में अगर हिंदूज रहते हैं तो उस स्टेट के साथ हमें अच्छे रिलेशन बनाए रखने पड़ेंगे, है ना। ये भी चीज इसमें डिटरमाइन करते हैं कि पॉलिसी कैसी होगी। हिस्टोरिकल रूट्स है ना, कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो कॉलोनाइज्ड था या कॉलोनाइजर था, है ना। हम तो कॉलोनाइज्ड थे, तो हमें उस तरीके से पॉलिसी बनानी पड़ती है कि दोबारा कहीं कॉलोनाइज ना हो जाए, ये भी चीज हमें इन्फ्लुएंस करती है। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, ये चीजें आपको पता है कि ये इंटरनल है। ओके, उसके बाद है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आ जाता है इंटरनल सिचुएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये तो नहीं होगा। एक्सटर्नल में आ जाता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कितना इन्वॉल्वमेंट है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। सो इसमें ऐसे है जी, जब भी किसी देश के साथ रिलेशन बनाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, तो हम वहां पे जो हमारा एक सार्क कंट्रीज का, एक सार्क जो हमारा आप कह सकते हैं कि सार्क एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि दो देश कैसे आपस में रिलेशन बनाएंगे जो सार्क से जुड़े हुए हैं। तो हम उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए दूसरे देश के साथ रिलेशन बनाते हैं। ये एक एग्जांपल है सिर्फ, है ना। तो इस तरीके से जो हमारी इन्वॉल्वमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस की, वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं किस तरीके से रिलेशन बनाना है। तो ये है प्रोफेसर महेंद्र कुमार का बुक में लिखा हुआ फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी, आपने ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। सो अभी हम प्राइम मिनिस्टर वाइज, उनके टेन्योर वाइज समझेंगे फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से इंडिया की चेंज हुई है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे, है ना। वो खुद ही फॉरेन मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को, ठीक है। 47 से 64 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। उनके टेन्योर में हुआ क्या, तो उनके टेन्योर में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्या किया, अडॉप्ट किया, है ना, इंप्लीमेंट किया। आपको पता है कि इसी टाइम पीरियड में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस है 55 में हुई, 61 में हुई है उसके बाद कॉन्फ्रेंस। तो इन्हीं के साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को क्रिएट किया गया था, और इंडिया आप कह सकते हैं कि उन फाउंडर 5 कंट्रीज में से एक था जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाउंड किया था, और बाद में आप कह सकते हैं इंडिया फिर इसे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करता है ना। तो इंडिया यानी कि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे ये चीज को इंश्योर करते हैं कि इंडिया की कोई भी पॉलिसी हो, मैं आपको बताता हूं एक यहाँ पे इंसिडेंट भी, इंडिया की कोई भी पॉलिसी हो, इंडिया का कोई भी एक्शन हो, तो वो ये मैसेज ना दे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कि इंडिया किसी तरीके से यूएसएसआर के साथ है या यूएसए के साथ है, ठीक है। इंडिया हमेशा इसमें एक गैप बनाना चाहता था। यहां पे एक चीज समझिए, बहुत लोग इससे कंफ्यूज भी होते हैं कि इंडिया को पहले जो आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए सीट दी गई थी, ठीक है। तो लेकिन इंडिया ने कहा कि इंडिया नहीं बल्कि इसे चाइना को दे दिया जाए, ठीक है। ये चीज ऐसे नहीं हुई है, इसे दूसरी तरीके से हुई है, जवाहरलाल नेहरू इसमें इन्वॉल्व है। तो उस टाइम पे हुआ क्या था 55 में, तो 55 में क्या हुआ आपको पता है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो उस टाइम पे यूएसए ये चाहता था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, एक तो यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री सिक्योरिटी काउंसिल में है, दूसरा चाइना है, तो इसीलिए इन दोनों की आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि दोनों सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो सिक्योरिटी काउंसिल थोड़ा सा टिल्ट कर जाती है आप कह सकते हैं कि कम्युनिज्म की तरफ, है ना। तो यूएसए चाहता था कि ऐसा ना हो, तो यूएसए ने कहा 55 में कि हम आपको, ये देखिए ये ना कोई जिसे कहते हैं कि ये ऑफिशियल नहीं था, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नहीं था, ये आप कह सकते हैं कि यूएस की तरफ से एक अनऑफिशियल एक भारत के लिए प्रपोजल था कि अगर आप चाहें तो हम चाइना की मेंबरशिप को अभी कैंसिल कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी तरीके से, और आपको इंडिया को परमानेंट सीट दे सकते हैं, ठीक है। ये चाहता था यूएसए, ये सिर्फ यूएसए का प्रपोजल है, ये देखो यूएन की तरफ से नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसको जवाहरलाल नेहरू मना करते हैं,
ऐसा क्यों था उसे समझिए। क्योंकि अगर देखो ऐसा हो जाता तो क्या होता, सीधा सीधा ये मैसेज जाता कि इंडिया चाइना के खिलाफ है। क्योंकि देखो ये तो सीधा सीधा मैसेज आता कि इंडिया ने उसकी मेंबरशिप हटाकर खुद मेंबरशिप ले ली। तो जो चाइना इंडिया का नेबर था, तो चाहे इंडिया को मेंबरशिप मिल जाती, लेकिन इंडिया का जो नेबर है उसके साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता, है ना। तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे बड़ा अच्छा एक डिसीजन लिया कि हम इस चीज में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरीके का कोई, है ना। और ये चीज बाद में अगले साल कही जाती है कि सारे जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ भी बाद में इस चीज को डिस्कस किया गया कि इंडिया को क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, 1947 में होती है न्यू दिल्ली में। ये उनके टेन्योर में पहली कॉन्फ्रेंस हुई एक इंटरनेशनल लेवल की। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है 55 में बैंडुंग में, है ना। ठीक है, ये अंडर डेवलप्ड या आप कह सकते हैं कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस थी, है ना। और इसमें क्या क्या चीजों की बात की गई थी कि जो अभी हम डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है इसे कंटिन्यू रखे और बाकी सभी देशों को डीकोलोनाइज होने में उनकी हेल्प की जाए, है ना। उसके बाद फर्स्ट समिट होता है 1961 में बेलग्रेड में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, उसको ये आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्हीं के टाइम पे एक और चीज होती है ना, 62 में इंडिया चाइना वॉर होती है, जिसके बारे में इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना हमारे ऊपर किसी तरीके से आप कह सकते मिलिट्री एक्शन ले सकता है इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन ये बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ और चाइना ने मिलिट्री एक्शन लिया, ठीक है। और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि हमारा मिस मैनेजमेंट था, जिस वजह से हम ये वॉर हारते भी हैं, है ना। ओके, इसके अलावा एक और चीज इसमें जोड़ दी जाए जो अभी रह गई है, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूं, तो वो है पंचशील का समझौता, है ना। पंचशील का समझौता चाउ एन लाए और नेहरू जी में, चाउ एन लाए और नेहरू जी में पंचशील का समझौता, है ना। बाद में देखो ये जो एक कंसेप्ट है ना, जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है उसके ऊपर एक अलग सेशन रहेगा, पंचशील के ऊपर अलग, वो तो रहेंगी ही चीजें, है ना। अभी मैं आपको सारा बता रहा हूं एक बार में, ठीक है। पंचशील 1954, उसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनके टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को एज इट इज फॉलो किया गया, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। इनके टाइम पे एक बड़ा जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ 65 का वॉर, पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ, है ना। और आप कह सकते हैं कि बाद में इस वॉर का तो आपको पता ही है कि यूएसए और बाकी के जो वेस्टर्न स्टेट्स थे उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया को प्रपोज किया हेल्प करने के लिए भी, लेकिन ये सारी चीजें मतलब अपने आप से ही सॉल्व हो जाती हैं, है ना। 66 में फिर इसी वॉर को रिजोल्व करने के लिए ताशकंद एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ताशकंद एग्रीमेंट, ताशकंद क्या है, शहर है एक यूएसएसआर का, रशिया का। और रशिया या यूएसएसआर उस टाइम पे मीडिएटर का काम करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एग्रीमेंट करवाता है, ताशकंद एग्रीमेंट करवाता है, जिसके साथ ये वॉर फिर रुक जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है वो है इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड। तो इंदिरा गांधी आपको पता है कि पहले तो 66 से लेके 77 तक रहती हैं प्राइम मिनिस्टर, बाद में 80 से 84 के बीच में, है ना। ये बीच के 3 साल हटा दिए जाए, है ना। तो 84 में उनका असैसिनेशन होता है, वो चीज है ना। तो यहां पे पहली चीज आपने याद रखनी है कि हमारी अभी तक पॉलिसी क्या थी, कहीं ना कहीं एक आइडलिस्ट पॉलिसी थी, एक आइडलिस्ट पॉलिसी थी, है ना। कि हमें बहुत ज्यादा वेपन्स नहीं बनाने हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये चीज थी कि हमें बहुत ज्यादा वेपन्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ डिफेंस के लिए बस इतना जरूरी है और कुछ भी नहीं है ना। हमें क्योंकि हम किसी के साथ वॉर नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कोई वॉर नहीं करेगा, हमारी ये सोच थी, ये एक आइडलिस्ट सोच थी। लेकिन आपको पता है कि 62 में क्या होता है, वॉर का आउटब्रेक होता है, तो हमें समझ आता है कि नहीं, अगर हम नहीं करेंगे किसी को उंगली तो कोई आके कर सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अभी इसी वजह से यहीं से लेसन लेके रियलिस्ट टर्न आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। पहली बात तो हम वेपन्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज
सो पहली चीज तो ये कि इंडिया को ये समझ में आ जाता है कि देखो नॉन अलाइनमेंट में क्या रियलिस्ट टर्म था। तो नॉन अलाइनमेंट में पहले तो हमने बात की कि हमें ना तो यूएसए चाहिए ना यूएसएसआर चाहिए। ओके, यहां पर पहली बार बात होती है कि हमें यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी की जाती है, और ये ट्रीटी कौन सी थी? इंडो सोवियत पीस ट्रीटी, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये एक पीस ट्रीटी की गई। तो देखो अभी तक हमने क्या बात की थी कि किसी भी एक स्टेट के साथ बायलैटरल ट्रीटी नहीं करेंगे, लेकिन हमने यूएसएसआर के साथ ये ट्रीटी की 71 में। ये इसलिए की गई क्योंकि आपको पता है कि जब 71 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में किसके युद्धपोत आ गए थे जी? यूएसए के, है ना, पाकिस्तान के पक्ष में। तो वहां से हमें पता चला कि अगर फिर से ऐसी कोई नौबत आती है तो हम उसमें आप कह सकते हैं कि वॉर में हार सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक एक बायलैटरल ट्रीटी की यूएसएसआर के साथ। तो ये एक रियलिस्ट टर्न था कि ठीक है नॉन अलाइन रहेंगे, लेकिन ये ट्रीटी तो जरूरी है, कम से कम कोई हमें बैक तो कर सके। यहां पे थोड़ा सा हमें टिल्ट दिखता है, झुकाव दिखता है यूएसएसआर की तरफ, सोवियत यूनियन की तरफ, बल्कि सोशलिज्म की तरफ भी, क्योंकि आपको पता ही है कि यहीं पे इंदिरा गांधी क्या क्या करती हैं। और अगर देखा जाए तो प्रीवी पर्स खत्म कर देती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी सोशलिज्म वर्ड ऐड कर देती है। इसके अलावा नेशनलाइजेशन कर देती है सारी चीजों का, बहुत सारी चीजों का। ये सारी चीजें उस टाइम पे हो रही थी, है ना। 71 में ही इंदिरा गांधी के टाइम में ही क्या होता है, ईस्ट पाकिस्तान का लिबरेशन वॉर भी होता है, जिसमें इंडिया क्या करता है, हेल्प करता है ईस्ट पाकिस्तान की, जो कि बाद में बांग्लादेश बनता है। इसके बारे में आगे डिटेल में आएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगली गवर्नमेंट आ जाती है जी जनता पार्टी गवर्नमेंट, 1970 से 80 के बीच में 3 साल के लिए ये काम करती है। आपको पता है कि बहुत सारी पार्टीज मिलके जनता पार्टी बनाई थी, कोएलिशन था। ओके, सो ये पार्टी ने जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया उसे ये जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट किससे जुड़ा हुआ? जनता पार्टी से। तो देखो जवाहरलाल नेहरू, और आप कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे क्या हुआ, एक आइडलिस्ट नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जिसे कि सिर्फ शुरू किया गया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ, हम सोवियत यूनियन की तरफ थोड़ा सा झुकाव देखते हैं, टिल्ट देखते हैं। जनता पार्टी के टाइम पे क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में क्या डिफरेंस आया, थोड़ा सा झुकाव यूएसए की तरफ चला गया, और ये इसे जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का नाम देते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक फॉरेन अफेयर्स में चेंज आया था, आप कह सकते हैं कि जनता पार्टी के टाइम में। इससे अलावा कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। उसके बाद है राजीव गांधी, 1984 से 1989। इस टाइम पे काफी नई नई चीजें होती हैं। पहली चीज, ये एक 6 नेशन समिट ऑर्गेनाइज करते हैं 85 में। ये पहली चीज याद रखने वाली है, 6 नेशन समिट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये थे अर्जेंटीना, ग्रीस है, स्वीडन है, मेक्सिको है, तंजानिया है, इंडिया है। सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, सो इन कंट्रीज का आप कह सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव था ये करने का। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था जी कि अपील करना, जिन 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे उन देशों को ये अपील करना कि आप न्यूक्लियर वेपन्स की जो रेस है उसे बंद कर दीजिए, और हो सके तो किसी तरीके से बैन किया जाए न्यूक्लियर वेपन्स को, और फिर डिसआर्मामेंट भी किया जाए कि वेपन्स को खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। जो ये डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है, ठीक है, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है, उन्हें खत्म कर दिया जाए। ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस समिट का। इसके अलावा राजीव गांधी के साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है, इन्होंने चाइना का विजिट किया। ये पहले फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने चाइना विजिट किया था वॉर के बाद। 89 में पाकिस्तान का विजिट किया इन्होंने। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के साथ थोड़े रिलेशन इंप्रूव होना शुरू होते हैं। उसके बाद है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, IPKF। ये भेजते हैं कहां पे, श्रीलंका में। श्रीलंका में आपको पता है कि तमिल प्रॉब्लम की वजह से सिविल वॉर हो रहा था श्रीलंका में। तो इंडिया वहां पे इंटरफेयर करता है और कोशिश करता है कि इस सिविल वॉर को रोकने के लिए पीस कीपिंग फोर्स अपनी तरफ से भेजता है ना। लेकिन आपको पता है कि बाद में
ये एक नेगेटिव इसका आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है। राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है जिसकी वजह से, है ना, इसी की वजह से, है ना, एक सुसाइडर बॉम्बर है जो उसके वजह से, है ना, तो ये हमें पता ही है इसके बारे में, ठीक है। सो LTTE क्या है, जो आप कह सकते हैं कि तमिल फोर्स थी, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम, है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट आती है, ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, पहली कोएलिशन गवर्नमेंट है ये, ठीक है। सो पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं VP सिंह, फिर चंद्रशेखर, है ना, 89 से 90, 90 से 91। इनके टाइम पे कोई फॉरेन पॉलिसी में बड़ा चेंज नहीं आता है, एज इट इज चलता रहता है, कोई बड़ा इंसिडेंट भी नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। PV नरसिम्हा राव आते हैं पावर में 91 में और 96 तक रहते हैं, पूरे 5 साल तक। ये चीज याद रखना, मैंने आपको बीच में बताया कि 77 से 80 के बीच में कौन रहते हैं, जनता पार्टी, और 84 में राजीव गांधी। 80 से लेके 84 के बीच में इंदिरा गांधी थी, है ना, और इंदिरा गांधी का सेम वही था जो पहले हमने बताया ना वो। तो PV नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर। यहां पे पहली चीज तो यह है कि जिस चीज को हमने अभी तक हम कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसे फॉलो कर रहे थे, कैरी कर रहे थे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को, तो वो यहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, इनइफेक्टिव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी USA और USSR के साथ हमें क्या होना था, नॉन अलाइन नहीं होना था कोई किसी एक से, लेकिन अभी एक तो पक्ष ही खत्म हो गया, एक तो पार्टी खत्म हो गया, तो किसके साथ नॉन अलाइन हो, है ना, तो ये बात होगी, तो ये इनइफेक्टिव हो जाते खुद ब खुद, तो ये तो खत्म हो गई, अभी जरूरत ही नहीं है इसकी, लेकिन अभी भी इसे फॉलो किया जाता है, मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू है ना, ये चीज याद रखिएगा। IK गुजराल कहते हैं इसी के बारे में कि नॉन अलाइनमेंट इज द मंत्रा वी हैव टू कीप रिपीटिंग, Who are you going to be non aligned against? वो कहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट को हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं अगर, तो ठीक है, लेकिन हम किसके साथ नॉन अलाइन हो रहे हैं, वहां तो एक ही पार्ट रह गया है, दूसरा पार्ट तो है ही नहीं, है ना। और इसी टाइम पे क्या होता है, आपको पता है कि इंडिया डेट में चला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो वो इंडिया के बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करना पड़ता है, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ता है 1991 में, इसी टाइम के दौरान। और आप कह सकते हैं कि जब हम IMF से लोन लेते हैं तो उनके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत, है ना, हम लिबरलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या होता है, जब आप कह सकते हैं IMF से आप कुछ लोन लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो बदले में उनका ये प्रोग्राम है कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, आपके अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा लिबरलाइज करना पड़ेगा, तो वही हमने किया, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे एक और बड़ी चीज लाई गई थी, वो है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो यहां तक तो आपने देखा होगा कि हो क्या रहा था, हम जो सो यहां तक देखो हो क्या रहा था, तो ये इंडिया था, तो इंडिया सोचता था कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, तो यहां भी आपको पता है कि कोरिया की बात कर लीजिए, कंबोडिया की बात कर लीजिए, वियतनाम की बात कर लीजिए, म्यांमार की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोक्सी वॉर्स चल रही थी, प्रोक्सी वॉर्स चल रही थी USA और USSR की। तो इसीलिए इंडिया ने हमेशा क्या सोचा कि इस रीजन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, इंडिया इसके साथ ज्यादा रिलेशन बनाता ही नहीं था, इस ईस्ट के रीजन के साथ। इंडिया के सारे रिलेशन USSR के साथ थे या यूरोपियन यूनियन के साथ थे, या फिर यहाँ पे अफ्रीका में थे कुछ। लेकिन अभी इंडिया ने पहली बारी ये चीज रियलाइज की कि अभी उसका एक आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम पार्टनर USSR नहीं रहा है, तो अभी इंडिया को एक आप कह सकते हैं, और जो ये इकोनॉमीज है ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रही हैं, तो इंडिया ने इसीलिए इनके साथ रिलेशन बनाना शुरू किया, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर का भी अभी कोई आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सी वॉर भी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया, ओके, कि ईस्ट के साथ अच्छे रिलेशन बनाना शुरू करें। तो ये PV नरसिम्हा राव के टाइम पे हुई फॉरेन पॉलिसी में हमारे चेंजेस हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये हैं आई के गुजराल। 97 से 98 के बीच में रहते हैं, 1 साल के लिए। तो ये अपने टाइम में गुजराल डॉक्ट्रिन सामने लेकर आते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन के ऊपर पूरा एक अलग से सेशन है, मैं बाद में शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में 3-4 चीजें निकल कर आती हैं कि सबसे पहली चीज तो ये कि नेशनल गुजराल डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है, आई के गुजराल बताते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाओ, एक गुजराल डॉक्ट्रिन पेश करते हैं, है ना, कि इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी हमें अभी बनानी चाहिए। पहली चीज तो ये थी उसमें कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जी इंडिया के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करो। दूसरी चीज, इंडिया को अगर वर्ल्ड लेवल की पावर बनना है, सुपर पावर बनना है, तो पहले इंडिया को साउथ एशिया में एक एक आप कह सकते हैं कि एक सुपर पावर, एक हेजेमनिक पावर बनना पड़ेगा। अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इस साउथ एशिया में। एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना पड़ेगा। बिग ब्रदर का रोल का यहाँ पे मतलब क्या था कि जो साउथ एशिया के छोटे देश हैं उनकी इंडिया को हेल्प करनी चाहिए, असिस्टेंस प्रोवाइड करवानी चाहिए, इंडिया को उन्हें फंड करना चाहिए, ताकि वो देश क्या करे, इंडिया को अपना रिप्रेजेंटेटिव समझे। जैसे होता है ना कि इंडिया उनके अधीन हो जाए, सॉरी वो इंडिया के अधीन हो जाए, मतलब इस तरीके से, है ना। तो वो ये फिर इंडिया क्या है, इस रीजन में एक जब पावर बनेगा तो आप क्या सकते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल की पावर बन सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीपल टू पीपल डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में देखा जाए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा जी। ये किसने कहा है। उसके बाद अगले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 98 से 2004 तक जो रहते हैं। सो इसी टाइम के ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, ठीक है, और इसी टाइम के 1998 में ही कारगिल वॉर होती है। 9/11 का यूएस टेररिस्ट अटैक होता है। तो अभी ये चीजें क्या क्या करती है, पहली बात तो जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने न्यूक्लियर वेपन्स को इजाद कर लिया, ओरिजिनेट कर लिए, तो ये पहली चीज थी। इसके बाद क्या है, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है तो वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है ना, कि अभी से कोई भी देश है जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तो वो इंडिया के साथ किसी भी तरीके के न्यूक्लियर रिलेशन नहीं करेगा, रखेगा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, कोई भी चीज है, उसका ट्रेड नहीं किया जाएगा इंडिया के साथ। तो ये सैंक्शंस थे कुछ न्यूक्लियर वेपन के बाद। 1998 कारगिल वॉर होती है। उसके बाद 1911, ये पाकिस्तान के साथ है ना, 1911 में 9/11 में क्या होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, आपको पता है, यूएसए के ऊपर, ट्विन टावर के ऊपर। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब इससे क्या लेना देना है। तो अभी तक तो क्या था ना, जब इंडिया का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ या इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया, तो यूएसए इंडिया को क्रिटिसाइज करता है। लेकिन 9/11 के बाद यूएसए के आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आती है, हाँ जी टेररिज्म सच में एक इशू है, टेररिज्म सच में एक आप कह सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल इशू है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। और इंडिया अगर उसे इस तरीके से एड्रेस कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू या पाकिस्तान के साथ वॉर करके किसी भी चीज के थ्रू, तो वो एक सही बात है। तो इसीलिए वो इंडिया को आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है इंडिया की तरफ उसका, कि इंडिया की हेल्प के साथ हम आप कह सकते हैं कि इस रीजन में, क्योंकि पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि मदर कंट्री बना हुआ था उस टाइम भी, आज भी टेररिज्म का। तो उन्हें पता है कि पाकिस्तान की असिस्टेंस के साथ तो टेररिज्म नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन इंडिया जो टेररिज्म के साथ लड़ता है उसकी हेल्प के साथ, उसके कोऑपरेशन के साथ टेररिज्म खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए यहां पे यूएसए का जो आप कह सकते हैं कि एटीट्यूड था वो पॉजिटिव हो जाता है इंडिया के लिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक अपने पद पे रहते हैं। इस टाइम पे बड़ी चीज होती है इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, अभी हम इसी को समझेंगे। इससे पहले एक दो चीज और बता देता हूं नरेंद्र मोदी के टाइम पीरियड की, फिर हम उसको समझेंगे। तो नरेंद्र मोदी के टाइम पे मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया जाता है।
इसमें क्या था, इसमें ये था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ये बात करना कि वर्ल्ड की सारी कंपनीज यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके अपनी आप कह सकते हैं कि कंपनी को, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करो, ताकि यहां से सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो इंडिया से, है ना, ये चीज। इसके अलावा ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया। इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विद सार्क को अपनाया गया, प्रोजेक्ट मौसम लाया गया, पैरा डिप्लोमेसी को आप कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया। पैरा डिप्लोमेसी था कि सिटीज के बीच का एस्टेब्लिशमेंट, जैसे मुंबई टू शंघाई, है ना, ऐसे करके ये डिप्लोमेसी क्रिएट करना, दिल्ली से बीजिंग, इस तरीके की, है ना। ओके, सो अभी हम इस चीज को पहले पढ़ते हैं, न्यूक्लियर डील को। तो इंडिया यूएस रिलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। तो एक ये चीज याद रखिएगा, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जिनका नाम है जॉन फोस्टर डलस। तो इन्होंने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के लिए ये स्टेटमेंट दी थी एक बार कि ये एन इमोरल एंड शॉर्ट साइटेड कंसेप्शन है। ये एक इमोरल, है ना, इमोरल कंसेप्शन है, एक शॉर्ट साइटेड कंसेप्शन है इंडिया का, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया की। याद रखिएगा जी, कभी एग्जामिनेशन में ये पूछ ली जा सकती है स्टेटमेंट, तो याद रखिएगा जॉन फोस्टर डलस, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया यूएस से न्यूक्लियर डील, तो इसे 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ऐसा क्यों, ये भी देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि 2005-18 जुलाई को तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, ठीक है, और इस एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जो है ना, कि अभी एक इस तरीके का एग्रीमेंट होगा जिसमें इंडिया और आप कह सकते हैं कि इंडिया और यूएसए क्या करेंगे, न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियर जो आप कह सकते हैं कि सिविल न्यूक्लियर, ये आप कह सकते हैं मटेरियल्स है, उनमें ट्रेड शुरू हो जाएगा इंडिया और यूएसए का, और असिस्ट करेगा यूएसए इंडिया को, है ना। सो ये पहली चीज है, लिख लेना इसे, ये दोनों चीजों को, इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट शुरू हो गया जी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, इसमें इंडिया सामने क्या चीज रखता है, तो इसमें इंडिया ये चीज सामने रखता है, इंडिया प्रॉमिस करता है कि इंडिया के जो 22 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उसमें से जो 14 हैं उसे सर्विलेंस के अंडर रखेगा। इसे दोबारा सुनिए, इंडिया क्लासिफाई करता है कि हमारे 22 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, न्यूक्लियर आप कह सकते हैं कि जो हमारे बेस है, उसमें से जो 14 है, ठीक है, उन्हें क्या करेगा, उन्हें सिविलियन क्लासिफाई करता है, और इंडिया कहता है कि ये परमानेंट सुपरविजन ऑफ IAEA के अंडर रहेंगे आज से। ये क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, कि ये इसे सुपरवाइज कर सकती है, इसकी सुपरविजन में रहेंगे, ठीक है। तो ये पहली चीज थी जो इंडिया ने प्रॉमिस किया। बदले में इंडिया ने, यूएसए ने एग्री किया कि अगर आप ये प्रॉमिस करते हो कि आप IAEA की सुपरविजन को आप कह सकते हैं यहाँ पे मानते हो, मानने का प्रॉमिस करते हो, तो हम भी एग्री करते हैं कि हम जो आप कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे 1998 के बाद, उसे हटाते हुए इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई। इसमें ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट थी, अभी शुरू हो जाती है डील। तो डील के लिए अभी 3 चीजें जरूरी थी, रिक्वायर थी। इंडिया ने तो कह दिया कि हम आपके अंडर कर देंगे, ओके है, ठीक है। यूएसए ने भी कह दिया कि ऐसी चीज हो सकती है, ठीक है, ये चीज भी हो गई। अभी 3 जरूरतें थी अगर डील को आपको डील को कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। तो सबसे पहली जरूरत क्या थी, यूएसए का आप कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक लॉ है, वो यूएसए को ये चीज अलाउ नहीं करता कि जिस स्टेट ने आप कह सकते हैं कि एनपीटी या सीटीबीटी के ऊपर साइन नहीं किए हैं, या जिसके ऊपर पहले सैंक्शन लगाए गए हैं, कि उसके साथ कोई न्यूक्लियर डील की जाए जो सप्लायर ग्रुप का मेंबर भी नहीं है। तो इसीलिए जो यूएस डोमेस्टिक लॉ है, कौन सा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954, इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी था। तो यूएसए इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी था यूएसए के लिए अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 में। इसका सेक्शन था 123 यानी कि 123
जिसे अमेंड करना जरूरी था। सेक्शन नंबर 123 को अमेंड करना जरूरी था, इसीलिए इसे 123 एग्रीमेंट कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये पहली जरूरत थी। दूसरी जरूरत यहां पे ये थी कि जो इंडिया है और IAEA है, सेफगार्ड एग्रीमेंट हो। ठीक है, सेफगार्ड एग्रीमेंट हो दोनों में। सेफगार्ड एग्रीमेंट क्या था कि इंडिया इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ओपन करे अपने न्यूक्लियर बेसिस को। ठीक है, तो ये एक जरूरी चीज थी। ठीक है, तीसरी जरूरत ये थी अगर डील करनी है तो जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है वो वेवर दे इंडिया को। वेवर क्या, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि NSG ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे थे 1998 के बाद कि इंडिया के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। तो ये सैंक्शन हटाना जरूरी था, इंडिया को वेवर देना जरूरी था। ये तीन चीजें होती, अमेंडमेंट होती, सेफगार्ड एग्रीमेंट होता IAEA के साथ इंडिया का, और वेवर मिलता इंडिया को NSG का, तो यहां पे हो सकती थी, क्या हो सकती थी, डील हो सकती थी, और इंडिया और USA के रिलेशन शुरू हो सकते थे न्यूक्लियर वे के थ्रू, है ना। न्यूक्लियर आप कह सकते हैं कि एनर्जी के लिए। तो ये तीन चीजें जरूरी थे। आई होप आपको पहले यहां तक क्लियर हुआ होगा। सो डील के लिए ये तीन चीजें जरूरी थी। तो पहली चीज है IAEA अप्रूव कर देता है 1 अगस्त 2008 को, तो ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी चीज 48 नेशंस का जो NSG है, NSG के 48 मेंबर्स हैं, वो ग्रांट कर देते हैं वेबर इंडिया को 6 अगस्त 2008 को, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरी कंडीशन, अमेंडमेंट जो बिल लेकर आना था USA में, वो USA में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हो जाता है 28 सितंबर को 2008 में, और सेनेट इसे अप्रूव कर देती है 1 अक्टूबर को। ये बातें हो गई हैं, सारी कंडीशन फुल, आप कह सकते हैं कि फुलफिल हो गई। अभी हम शुरू कर सकते हैं डील। तो 8 अक्टूबर 2008 को US प्रेसिडेंट बुश साइन करते हैं इंडो US न्यूक्लियर डील। डील हो गई जी। उसके बाद 10 अक्टूबर 2008 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के प्रणब मुखर्जी और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलेजा राइस ये भी साइन कर देते हैं एग्रीमेंट को, और इंडिया और USA की सिविलियन न्यूक्लियर डील हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है डील। एक अलग से सेशन रहेगा जिसमें हम इस डील के बारे में ही पढ़ेंगे, तो उसमें इसकी और भी चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो ये भी ऐड कर लेना। IAEA कब बना था, 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। अभी बात करते हैं नरेंद्र मोदी से जुड़े जितने भी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जुड़े जितने भी चेंजेस आए हैं 2014 से अभी तक। आपको मैंने बताया ही, मेक इन इंडिया कैंपेन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सार्क के साथ प्रोजेक्ट मौसम है, पैरा डिप्लोमेसी है ना। तो इनको अभी हम देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम है सबसे पहले। तो प्रोजेक्ट मौसम क्या है, कल्चरल और कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन ओशन के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडियन ओशन के जो स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के साथ कल्चरल और कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, इसे स्मूथली रन करने के लिए प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया गया है। ये पहली चीज है। उसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 2017 में ये हुआ है, 17 यानी कि 17 ये हुआ है इंडिया, जापान और अफ्रीकन स्टेट्स के बीच में। इसे लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, एक अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की जब एनुअल मीटिंग हो रही है 2017 में, 17 में गुजरात में। तो इस मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में, जो कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की एनुअल मीटिंग है गुजरात में, वहां पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया जापान अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, जिसका नाम है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये भी आपने लिख लेना है। एक और जो रीसेंट इवेंट हुआ है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है जो, उसका समिट होता है 2017 में जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में समिट होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। यहाँ पे जकार्ता
कॉनकॉर्ड को क्या किया जाता है जी, अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि ये 21 स्टेट्स हैं जो रिलीज करते हैं एक विजनरी डॉक्यूमेंट जकार्ता अकॉर्ड के नाम से। ठीक है, कि अभी आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है जो नेक्स्ट कुछ सालों में किस तरीके से किन आप कह सकते हैं टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करेगी, तो उससे जुड़ा हुआ है जकार्ता कॉनकॉर्ड। ठीक है, जो 2017 यानी कि 17 में जिसे आप कह सकते हैं विजनरी डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, रिसेंटली हुई है जो चीजें। रिसेंटली एक्टिविटीज में इसे भी ऐड कीजिए, इंडिया बांग्लादेश में जो हुआ है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है, और इसे पार्लियामेंट ने रेटिफाई किया 2016 में। इसमें लीगली एक्सचेंज किए गए 162 एनक्लेव्स को, 111 बांग्लादेशी और 51 इंडिया। ये क्या होते हैं एनक्लेव्स, तो ये समझिए यहाँ पे। तो ये मान लीजिए एक बॉर्डर है, ये इंडिया है हमारा और ये हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, इसे ऐसे मान के चलिए। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोई रीजन है, वहां पे बांग्लादेशी लोग रहते हैं, यहाँ पे जो कोई रीजन है वहां पे इंडियन पीपल रहते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वो लोग होते हैं, जो मान लो इंडियन लोग वहां रह रहे हैं, उन्हें इस तरफ बुलाया जाता है या इस रीजन को इसमें ऐड किया जाता है, इस रीजन को बांग्लादेश में ऐड कर दिया जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एनक्लेव्स को इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है। तो ये एग्रीमेंट हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहले ये इस तरीके से था इंडिया का बॉर्डर, अभी इसे ऐसे करने की कोशिश की गई है। अभी हम देखेंगे इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशंस को। इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशंस को समझते हैं। सबसे पहली बात, जो आपको पता है कि इंडिया साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश है, मिलिट्रीली देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, इकोनॉमी सबसे बड़ी है, सब कुछ इंडिया के पास ज्यादा है ना, सबसे बड़ी कंट्री है इस रीजन की। तो इंडिया एक डोमिनेंट पोजीशन में है इस रीजन में, है ना। इसी डोमिनेंट पोजीशन को सीजन और रोज क्या टर्म देते हैं, इंडो सेंट्रिटी। सीजन और रोज जो कि स्कॉलर्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, इंडो सेंट्रिटी इसे टर्म देते हैं जो इंडिया की डोमिनेंट पोजीशन है उसे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, इंडियाज डोमिनेंट पोजीशन मेक्स इनसिक्योर स्मॉल स्टेट्स इन दिस रीजन। देखो इंडिया डोमिनेंस पोजीशन में है, तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आप कह सकते हैं ये जो सारे देश है ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर रहते हैं इंडिया के, आप कह सकते हैं कि इस बड़ी पावर की वजह से, है ना। आप कह सकते हैं कि इंडिया के डोमिनेशन की वजह से, है ना। इन्हें लगता है कि इंडिया कहीं ये ना हो कि हमें आप कह सकते हैं इंडिया अपने डोमिनेंस में, क्या इंडिया उन देशों को कोलोनाइज ही ना कर ले कहीं। ठीक है, ये चीज के लिए आप कह सकते हैं उनमें इनसिक्योरिटी है। अपनी सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए उनमें इनसिक्योरिटी है उन देशों में, छोटे देशों में। सो ये चीज देखिए। यहीं पे एक और चीज आती है, थर्ड चीज, बीसी उप्रेती है, उनकी बुक है इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स साउथ एशियन नेबर्स। ठीक है, इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स साउथ एशियन नेबर। इस बुक में वो हमें बताते हैं ये जो देश हैं जो इंडिया के डोमिनेशन के अधीन है, वो 3 तरीके की स्ट्रेटजीज यूज करते हैं इस डोमिनेंस के साथ टैकल करने के लिए। 3 स्ट्रेटजीज यूज करते हैं इस डोमिनेंस के साथ टैकल करने के लिए। तो सबसे पहले वो छोटे देश क्या करते हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रीटी करते हैं विद एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर्स। एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर्स का मतलब क्या, कि जो इस रीजन के नहीं है, साउथ एशिया के नहीं है, लेकिन उनके साथ भी वो एग्रीमेंट करते हैं। जैसे कि चाइना के साथ, आप कह सकते हैं यूएसए के साथ, जापान के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है, वो एग्रीमेंट इकोनॉमिक भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं और मिलिट्री के आप कह सकते लिहाजे से भी होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, वो एक आप कह सकते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट एक काउंटर पावर बनने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो वो ये करते हैं। दूसरी चीज, यूज एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स एज काउंटर वेट, है ना। और इसी चीज को आप कह सकते हैं काउंटर वेट के लिए इस एक्स्ट्रा रीजनल पावर को, जैसे यूएसए हो गया, आईएमएफ हो गया, कोई भी चीज हो सकती है, उसे यूज करते हैं। तीसरी चीज है इंटरनेशनलाइज करते हैं
कंटिनेंस बायलैटरल इश्यूज को, कंटेशनेंस। सो जो आप कह सकते हैं, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का इशू है, किस चीज के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, है ना, कि कश्मीर के ऊपर। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान में ही वॉर हो या कुछ भी हो तो वो इंडिया के अधीन आ जाएगा वो चीज। लेकिन वो इस बायलैटरल इशू को क्या करते हैं, इंटरनेशनलाइज करते हैं, ताकि वर्ल्ड कम्युनिटी उसमें इंटरफेयर करे और इंडिया अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज करके उस इशू को अपने अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ना मोल्ड कर ले, है ना। तो उसमें दोनों के साथ जस्टिस हो, इस तरीके से इंटरनेशनलाइज किया जाता है उस इशू को छोटे देशों के द्वारा। आई होप आपको ये यहां तक स्लाइड क्लियर होगी। सो अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशंस के बारे में। तो इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशन के बारे में ये कुछ स्कॉलर्स थे जिनकी बातें हमने सुनी, थ्योरी हमने पढ़ ली है। अभी देखिए इंडिया क्या क्या करता है रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया सार्क के साथ रिलेशन बनाता है। सार्क को एस्टेब्लिश किया जाता है 85 में। सार्क के मेंबर्स कौन कौन हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना। ये 8 देश हैं इसके मेंबर्स। सार्क में क्या क्या चीजें होती है, तो सार्क में सबसे पहले साप्टा, जो आपको याद रखना है, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 1993 में होता है, जो इनटू फोर्स आता है 95 में। ये पहली चीज याद रखिएगा, ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए ये एक एग्रीमेंट हुआ है। दूसरी चीज 1996 में क्रिएट किया गया एक फंडिंग मैकेनिज्म। जिस तरीके से आईएमएफ है सारे वर्ल्ड के देशों को वो लोन प्रोवाइड करवाता है जब भी किसी को जरूरत पड़ती है, ये वर्ल्ड बैंक है ना। उसी तरीके से ये फंडिंग मैकेनिज्म एक क्रिएट किया गया ताकि सार्क के देश यहां से आप कह सकते हैं कि लोन ले सके, फंड ले सके, आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की डेवलपमेंट के लिए। तो इसका नाम था साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इसका नाम ये रखा गया 1996 में। इससे पहले 2 अलग अलग तरीके के फंड चल रहे थे, उन दोनों को मर्ज करके ये बनाया गया है साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड। इससे पहले कौन से फंड चल रहे थे, तो एक तो था सार्क फंड फॉर रीजनल कोऑपरेशन और दूसरा था सार्क रीजनल फंड। दोनों को मर्ज करके साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड बना दिया गया 1996 में। उसके बाद 2010 में क्या होता है, साउथ एशिया डेवलपमेंट फंड था जो अभी हमने 1996 में बनाया था, इसे रिप्लेस कर दिया जाता है, इसकी जगह सार्क डेवलपमेंट फंड लाया जाता है, ठीक है। कब लाया जाता है, 16th समिट में, जो कि कहां पे हुआ था, थिम्पू में हुआ था। इसका काम प्रोवाइड करना है लोन, ठीक है। थिम्पू कहां पे है, भूटान में है। भूटान में पहले इलेक्शन कब हुए, 2008 में, है ना। ओके, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, थिम्पू में है। तो अभी ये चीज याद रखिएगा, जो ये लोन प्रोवाइड करने के लिए इसकी 3 विंडोज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, 3 विंडोज के थ्रू लोन। एक तो है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 3 चीजों के लिए ये लोन देता है, ठीक है। अभी सिर्फ सोशल विंडो ही ऑपरेशनल है, बाकी इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इस फंड का, जो ये सार्क डेवलपमेंट फंड है, इसका हेडक्वार्टर थिम्पू में। नेक्स्ट इसमें हमने ऐड करना है 1997 में 9th समिट होता है माली में, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अ ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्संस को, ठीक है। ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्सन लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप अभी तक 1985 में हमने सार्क बनाया था, अभी तक सार्क की जो वर्किंग है, क्या क्या फेलियर्स हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्हें उनके ऊपर रिपोर्ट लिखिए। तो ये रिपोर्ट लिखते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1999 में। और इस रिपोर्ट में अचीवमेंट बताई जाती है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ा है, वेरी गुड। सोशल कंसर्न फॉर एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स देखने को मिला है कि अभी आप कह सकते हैं कि देशों के बीच में, हाँ, कि सोशली कंसर्न कर रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सोसाइटी के लिए, कल्चर के लिए कर रहे हैं देश। फेलियर क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू मीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। तो सार्क के जो ऑब्जेक्टिव हमने एस्टेब्लिश किए थे, कोई विल नजर नहीं आती, पॉलिटिकल विल कम है, लीडर्स इतना नहीं सोच रहे, देश इतना नहीं सोच रहे कि उन्हें किसी तरीके से अचीव किया जाए। इसी तरीके से फिर कहा जाता है कि अभी आगे क्या किया जाए। तो फ्यूचर के लिए अ विजन फॉर सार्क बियॉन्ड 2000, ये एक फ्यूचर डॉक्यूमेंट भी इसमें रखा जाता है, इसी मतलब रिपोर्ट में, ठीक है। ये 2-3 चीजें लिख लेना, यहां से इंपॉर्टेंट है।
सो नेक्स्ट है जी सार्क का 2004 में 12th समिट होता है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और यहीं पे साफ्टा का एग्रीमेंट साइन किया जाता है जो कि है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। और ये ऑपरेशनल हो जाता है 2006 से, ठीक है, 2006 से ये काम कर रहा है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, सो आई होप आपके यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। अभी लुक ईस्ट पॉलिसी को और अच्छे से समझते हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए इंडिया, आपको पता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो लुक ईस्ट पॉलिसी को आप कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू चलते हैं कि इस रीजन में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की जाए, जैसे कि सार्क कोऑपरेशन के लिए, और जो पहले से एशियान है उसके साथ मिलकर अच्छे रिलेशन बनाए जाए। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने ये पॉलिसी क्यों लेकर आए? पहली चीज तो ये थी कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने साउथ ईस्ट एशिया स्टेट्स के साथ। क्यों पॉलिसी लेकर आए? कि साउथ ईस्ट एशिया के स्टेट्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जा सके, इस चीज के लिए पॉलिसी लेके आए। दूसरी चीज ये थी हमारी वजह, जिस वजह से पॉलिसी लेकर आए, कि जो चाइना का डोमिनेंस है, प्रभुत्व है इस रीजन के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर, उसे काउंटर किया जाए किसी तरीके से। हम भी इस खेल में निकले, है ना। सो बिगिनिंग होती है एशियान के साथ, तो ईस्ट एशिया पॉलिसी की, है ना। तो सबसे पहले है लुक ईस्ट पॉलिसी, सॉरी, 1993 में इंडिया रीजनल डायलॉग पार्टनर बन जाता है एशियान का, 95 में फुल डायलॉग पार्टनर, 6 में एशियन रीजनल फोरम का पार्टनर, 2002 में समिट लेवल पार्टनर, 2003 में सेकेंड एशियान इंडिया समिट लेवल मीटिंग होती है जिसमें ट्रीटी साइन की जाती है, एशियान ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो इंडिया इस तरीके से, अभी इंडिया ने एशियान के साथ ये चीज स्टार्ट की कि इस रीजन में क्या बनाया जाए, अच्छे रिलेशन बनाए जाए ताकि काउंटर किया जा सके चाइना को। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स यहां से लिखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने वाला क्वेश्चन अक्सर बन जाता है इससे। सो नेक्स्ट है जी यहाँ पे लुक ईस्ट पॉलिसी में ही इकोनॉमिक अरेंजमेंट बिटवीन इंडिया एंड एशियान। तो इंडिया और एशियान में जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हैं उनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया है, वो हम समझते हैं। तो पहला तो है एशियान इंडिया बिजनेस समिट है, एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल है, एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग होती है, एशियान इंडिया ट्रेड नेगोशिएशन कमिटीज बनी है, एशियन इंडिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, एशियन इंडिया वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लास्ट में है एशियन इंडिया टेक्नोलॉजी समिट एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सारे आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस है जिसके थ्रू इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करता है एशियान के साथ। सो पहला नंबर हमने देख लिया, सार्क के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाए इस रीजन में। दूसरी चीज हमने देख ली कि हमने एशियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। तीसरी चीज हमने बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया, है ना। तो बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया गया 1997 में। इसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल। पूरा नाम है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए कि इस रीजन के जो आप कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी के जो देश हैं उनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन अचीव करने के लिए हमने बिम्स्टेक को एस्टेब्लिश किया है। इसके बाद है मैकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है, जिसे एमजीसी कहते हैं। 2000 में इसे, साल 2000 में इसे आप कह सकते हैं कि बनाया गया, ठीक है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इसके मेंबर हैं। इसका फर्स्ट जो समिट है वो लाओस में होता है। लाओस का कैपिटल है वियंतान, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाती है 4 एरियाज की जहां पे हमें कोऑपरेशन करना है, टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देखो टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक नहीं है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना बात। इंडिया ने अभी तक 2 बार होस्ट की हैं इसकी मीटिंग्स, एक तो 6th एमजीसी मिनिस्टीरियल मीटिंग 2012 में, एक 8th एमजीसी सीनियर ऑफिशियल मीटिंग 2017 में। 2 बारी इंडिया ने होस्ट किया है, तो ये भी लिख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को समझते हैं, बड़ी चीज है, मेन चीज है। वैसे तो आपको पता है कि वॉर्स हुई है इंडिया में बहुत सारी,
हम ये समझते हैं अभी इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ये ट्रीटी करवाता है, इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के साथ जो आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया का। ये कौन है? ये सतलुज है, ब्यास है, रावी है। ओके। और जो वेस्टर्न रिवर्स है वो है इंडस, झेलम, चेनाब। तो इनके ऊपर क्या है? पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव राइट है इसका पानी यूज करने के लिए। अभी आप कैसे थे एट प्रेजेंट देखा जाए तो दो डैम्स के ऊपर अभी भी डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वो है, एक तो है बगलीहार डैम चेनाब के ऊपर है जो, ठीक है, और दूसरा है किशन गंगा डैम जो कि इंडस रिवर के ऊपर है। इसके ऊपर अभी भी दोनों में डिस्प्यूट है। पिछली बारी क्वेश्चन भी आया था एग्जामिनेशन में, तो ये अभी याद रखिएगा। एक और इशू है दोनों के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सर क्रीक इशू। ये क्या है? ये आप कह सकते हैं कि 96 किलोमीटर की स्ट्रिप ऑफ वाटर रिवर है एक, है ना, इस तरीके से रिवर है ये 96 किलोमीटर की। ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है ना। ये सेपरेट करती है गुजरात को और सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान को ये अलग करती है। इसके ऊपर ही क्या है, एक आप कह सकते हैं दोनों में इशू है। सो नेक्स्ट है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस। तो इंडिया और नेपाल में 1950 में दो ट्रीटीज हुई हैं, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये दोनों आपने याद रखनी है। इसके अलावा पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। ये 1996 में ट्रीटी हुई थी, महाकाली ट्रीटी। उसके बेस पर ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट का काम है पावर जनरेशन और इरिगेशन के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। इरिगेशन और पावर जनरेशन का दो चीजें यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा सप्तकोशी सुनकोशी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है नेपाल में इसे एस्टेब्लिश किया गया है। ये बिल्ड किया गया है इंडिया की कोसी और नेपाल की सन कोसी रिवर के ऊपर, ठीक है जी। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अभी हम समझते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को। ये काफी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होती है 71 में, है ना। आपको पता है कि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान ही था, बल्कि उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में जब वो आप कह सकते हैं कि फ्री हो जाता है तो उसका नाम बांग्लादेश हो गया। तो 1970 में क्या होता है, अवामी लीग जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन जीत जाती है पाकिस्तान में, ठीक है। जो नेशनल इलेक्शन थे, नेशनल असेंबली के इलेक्शन थे, उसे जीत, जैसे आप कैसे लोकसभा के इलेक्शन इंडिया में, उसे जीत जाती है अवामी लीग। और ये जो पार्टी थी ये ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी जो आज बांग्लादेश है। इसके लीडर थे शेख मुजबिर, ठीक है, मुजीबर, पता नहीं कैसे बोलते हैं इसे, है ना, मुजीबर, ये इनके लीडर थे, है ना। तो इन्हें टोटल सीट्स मिलती है 160 आउट ऑफ 300। तो यानी कि इनके पास मेजोरिटी से ज्यादा सीट्स थी उस टाइम पे। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी। अभी ऐसे में ये क्या बनने चाहिए थे? प्राइम मिनिस्टर। पावर इनके पास आनी चाहिए थी, मेजोरिटी है, लेकिन जो जुल्फिकार अली भुट्टो है वो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, क्लैश शुरू हो जाता है। एक साइड तो क्या, पाकिस्तान की आर्मी, और दूसरी साइड पे मुक्ति बाहिनी जो कि क्या है, जो बैक कर रही थी किसे, अवामी लीग पार्टी को। दोनों में क्या शुरू हो जाता है, सिविल वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान, और आप कह सकते हैं कि इंडिया फिर बाद में मुक्ति बाहिनी का सपोर्ट करती है, उसे सहायता देती है, इंडिया भी कूद पड़ती है वॉर में। तो पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस टाइम के, नियाजी, वो सरेंडर कर देते हैं, जनरल नियाजी सरेंडर करते हैं, फिर वॉर खत्म होता है। और इंडिया की उस टाइम पे लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है। और शिमला एग्रीमेंट के साथ फिर क्या होता है जी, बना दिया जाता है बांग्लादेश। तो ये है बेसिक सी एक आप कह सकते हैं स्टोरी लाइन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन। इंडिया के हमेशा यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशन बने रहे हैं, अच्छे रिलेशन बने रहे हैं। ईयू और ईयू इंडिया समिट होता है लिस्बन में साल 2000 में, एक ये चीज याद रखिएगा। 7 समिट होता है 2006 में, जिसमें रिकमेंड किया जाता है कि ईयू और इंडिया को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, एरिया का एग्रीमेंट करना चाहिए, जो मेन चीज है याद रखने वाली। इसके अलावा जो इंडिया है
टोटल मेंबर आपको पता है कि 28 है, यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर्स हैं, उसमें से 16 मेंबर्स के साथ इंडिया का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है, ये याद रखना है। और 28 में से 18 मेंबर्स के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ये भी याद रखिएगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? मान लीजिए एक इंसान है जो कि इंडिया में रहता है, इंडिया का रहने वाला, इंडिया का सिटीजन है, मान लो वो यूरोपियन कंट्री, आप कह सकते हैं कि जर्मनी में जाता है, ठीक है, और जर्मनी में आप कह सकते हैं कि कुछ अर्न करता है, तो वहां जर्मनी में उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। बाद में जब उसकी इनकम इंडिया में आएगी तो इंडिया में भी उसकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो 2 बारी ये जो होता है इनकम टैक्स, इसे अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है कि एक ही स्टेट उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाएगा, दोनों नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का। तो 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज होती है, लॉज ऑफ सी होती है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया है अगर ये, तो इंडिया का जो आप कह सकते हैं कि वाटर है ना, ये जो ओशन है, तो उसमें 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर का जो दायरा है सी कोस्ट से, वहां पे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग है। इंडिया चाहता है कि इसे, जो इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन है, इसे 300 से आप कह सकते हैं मतलब 200 नॉटिकल से 350 नॉटिकल कर दिया जाए। तो ये भी याद रखना कि एक्सक्लूसिव जोन के साथ इंडिया उसे बढ़ाना चाहता है। इसके साथ जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, पता है एक बारी। और इसके अलावा याद रखना जो टेरिटोरियल वाटर होता है कि इंडिया का, ये इंडिया है और ये इंडिया की सोवरेनिटी है कि ये जो पानी है साथ में लगा हुआ वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, यानी कि 22 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो ये इंडिया है, इंडिया का जो कोस्ट के साथ का 22 किलोमीटर तक का जो आप कह सकते हैं कि ओशन है, वो हमारी सोवरेनिटी है, उसके अंदर और कोई नहीं, वो हमारा पानी है, हमारी जमीन के ऊपर पानी, ये माना जाएगा। लेकिन जो इकोनॉमिक जोन है वो साढ़े आप कह सकते हैं कि 370 किलोमीटर तक होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो ट्रेड से जुड़ी हुई टर्म। तो कुछ चीजें हैं जिनका इंडिया क्रिटिसाइज करता है या इंडिया विरोध करता है, या चाइना है जो इंडिया के अगेंस्ट वो चीजें कर रहा है ना। तो उसमें सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये डेवलप किया गया था चाइना के द्वारा। इसके साथ करना क्या है, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है 152 स्टेट्स में, ठीक है। बेल्ट का यहाँ पे मतलब है ओवर रोड, जो आप कह सकते हैं कि रोड बनाया गया ओवरलैंड, ठीक है, जो धरती के ऊपर बनाया गया रोड है उसे यहाँ पे बेल्ट कहा जाता है, उसे रिप्रेजेंट करता है बेल्ट। और रोड का मतलब है यहाँ पे जो सी रूट्स बनाए जाएंगे। 2013 में ये आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लिया गया था, और ये टारगेट इसका 2049 तक है। और आप कह सकते हैं कि इसे 2016 तक वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था। देखने वाली चीज ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। इसका मतलब क्या है, तो इंडिया को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो चाइना है ऐसे घेरने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इंडिया है, तो इंडिया को इस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग पोर्ट बनाकर और आप कह सकते हैं चाइना इंडिया के अगेंस्ट इसे मिलिट्री पर्पज से यूज कर सकता है वॉर के लिए, है ना, कभी भी। तो इस तरीके से वॉर पोर्ट बनाए जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट इंडियन ओशन में। ये कौन कौन से हैं, ग्वाडर पोर्ट पाकिस्तान में, देखो यहां से इंडिया घिर गया। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, इस तरफ से भी। सिदवे पोर्ट म्यांमार में, देखिए इस तरफ से भी। और चिटगोंग पोर्ट बांग्लादेश में, इस तरफ से भी। तो इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया कहता है कि मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी कहा जाता है, लिख लीजिए इसे। एक छोटी सी चीज है लास्ट में, ये भी लिख लो, LEMOA, ये है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2011 में हुआ है इंडिया यूएसए के बीच में। इसके थ्रू क्या है, इंडिया यूएसए के और यूएसए इंडिया के जो मिलिट्री बेस है उसे यूज कर सकता है डिफेंस पर्पस के लिए। LEMOA याद रखिएगा जी, 2011 में हुआ है। इसके अलावा इंडिया ओशन रिम एसोसिएशन है, 1997 में बना था। 22 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, और इसका इबीन मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। तो यही चीजें हैं, आप क्या सकते, ये कुछ बेसिक चीजें हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अभी बहुत सारे कंसेप्ट हमें अगले सेशंस में करने हैं।